जी, सिंगल डे में 10% प्लस का किसी किसी ईटीएफ में 10% से थोड़ा सा नीचे का ब्रेकडाउन हमें कल के डेट में देखने को मिला। आज ऑलमोस्ट फ्लैट है सिल्वर। तो देखिए, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं छोटी सी चीज को लेकर, लेकिन जब आप सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो सिल्वर इतना ज्यादा वॉलेटाइल एसेट है कि आपको 15-20% तक के ब्रेकडाउन के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। और विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के दौरान में ऑलमोस्ट 50% तक भी करेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमेशा, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आज के आज आपको तैयार हमेशा रहना चाहिए। और इसीलिए हम एसेट एलोकेशन की बात भी करते हैं। देखो, जैसे हमने इक्विटी की बात की, स्मॉल कैप्स की बात की, वैसे ही हम गोल्ड सिल्वर की भी बात करते हैं। डर आपको तब लगता है जब आपने एलोकेशन बहुत ज्यादा ले लिया है। क्लियर? अगर आपने पिछले 1 साल का रिटर्न 150% का देखकर पूरा पैसा अपना सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, तो वो एक दिन में 10% टूटेगा तो आपको तो डर लगेगा ही लगेगा। और कोई एसेट अगर 1 साल में 150% का रिटर्न दे रहा है, तो वो 50% टूट भी सकता है। 1 साल में नहीं, 1 हफ्ते में टूट सकता है। और पास्ट हिस्ट्री सिल्वर की रही है। वो $100 जाके $10 पे भी आ सकता है, वो $500 जाके $50 पे भी, $20 पे भी आ सकता है। तो सिल्वर की हिस्ट्री है। सिल्वर ऐसे ही वॉलेटाइल, $1 से $50 जाके $10 पे सेटल हो जाता था। तो इस तरीके की हिस्ट्री सिल्वर की रही है। तो बहुत वॉलेटाइल एसेट है। दूसरी चीज देखिए, अभी सिल्वर के अंदर थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो वॉलेटिलिटी फ्यूचर में जितनी पास्ट में रही उतनी फ्यूचर में नहीं रहेगी। लेकिन पूरा वीडियो देखना, तभी आप समझ पाओगे। नहीं तो फिर आप कहने लगोगे कि पहले स्मॉल कैप में कहते थे इन्वेस्ट करो पहले, तो अब सिल्वर में कह रहे नहीं। समझो इस चीज को, पास्ट से अभी क्या चेंज हुआ है। पास्ट से अभी ये चेंज हुआ है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सिल्वर का ज्यादा हुआ है। गोल्ड का महंगा होने के कारण ज्वेलरी के अंदर सिल्वर का यूज बढ़ गया है। ग्लोबल लेवल पे जितना चाहिए उससे 2500 टन ऑलमोस्ट कम प्रोडक्शन में है सिल्वर। चाइना ने एक जो बैन लगा दिया है, मतलब बैन का एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि परमिशन लेके बाहर चाइना से भेजना होगा चांदी, तो वो तो फिर भी वो मैन मेड एक तरीके से है। लेकिन बाकी 2-3 चीजों की जो हमने बात की वो तो नेचुरल तरीके से चल रही है। ऐसा तो नहीं है कल जाके वो खत्म हो जाएगी। हाँ, चाइना वाला रेस्ट्रिक्शन आज है, 1 साल बाद नहीं रहेगा, 2 साल बाद नहीं रहेगा। डेफिनेटली थोड़ा बहुत प्राइस पे असर आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखिए तो सिल्वर का फ्यूचर में जो यूज केस है वो बढ़ रहा है। क्लियर है? यूज केस ही बढ़ना चाहिए। जब तक इंडस्ट्री में यूज नहीं हो रहा था सिल्वर, जब तक ज्वेलरी में कम यूज हो रहा था सिल्वर, तब तक उतना ज्यादा यूज केस इसका नहीं था। लेकिन आज दोनों तरफ जितना प्रोडक्शन होता है उसका ऑलमोस्ट 50%, आधा सिल्वर तो इंडस्ट्री के अंदर ही यूज हो जाता है। क्लियर है? हर इंडस्ट्री के अंदर यूज में आ रहा है। सोलर वगैरह सब नए पुराने सारी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। तो इसलिए यूज केस बढ़ रहा है। तो यूज केस बढ़ रहा है तो हमें इस बात का डर नहीं है कि कल को उसका यूज केस खत्म, देखो कम हो सकता है लेकिन एकदम जीरो हो जाएगा, हमारा बेकार हो जाएगा, इस चीज की का कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ मतलब अभी से 2 साल 3 साल पहले जाते थे तो आपको ईटीएफ सिल्वर का नहीं देखने को मिलता था। ठीक है? सिल्वर का प्रॉपर ईटीएफ म्यूचुअल फंड नहीं देखने को मिलता था। तो ईटीएफ के अंदर भी कन्वर्जन हुआ तो इधर से फ्लो भी इसका आ रहा है। क्लियर है? तो एक यूज केस इन्वेस्टमेंट की तरह भी हो गया। पहले डिजिटल इन्वेस्टमेंट की तरह सिल्वर का नहीं यूज होता था ना, तो अब तो डिजिटल इन्वेस्टमेंट की तरह ईटीएफ के रूप में डिजिटल ही इन्वेस्टमेंट है और होल्ड भी इसको कर रहे हैं लंबे समय तक। तो इस कारण से पहले के मुकाबले में वॉलेटिलिटी कम हुई है, बट फिर भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है गोल्ड के मुकाबले में, जितना आप सोच भी नहीं सकते वो भी। तो इसीलिए अपना एसेट एलोकेशन को कंट्रोल में रखना है और हर किसी को अपना एसेट एलोकेशन अपनी वॉलेटिलिटी बर्दाश्त करने की क्षमता के अकॉर्डिंग ही रखना होगा। जैसे आपने मेटल्स को अगर 20% अपने पोर्टफोलियो का दिया है तो 10% गोल्ड सिल्वर रखोगे, या 5% गोल्ड 15% सिल्वर रखोगे, या 5% सिल्वर 15% गोल्ड रखोगे, ये आपको ध्यान देना होगा। ऐसे एक 50-50 एलोकेशन को अच्छा माना जाता है, लेकिन ये आपको समझना होगा। आपके पोर्टफोलियो में डेट कितना है, इक्विटी कितना है, ये आपको समझना होगा। क्लियर है? तो आंख बंद करके ना कहीं पे पूरा पैसा एक साथ उड़ेल दे, ना कहीं से एक साथ पैसा निकाल ले। हर एसेट क्लास का टाइम आता है, हर एसेट क्लास अपने टाइम पे बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिखाता है। अभी सिल्वर के अंदर में, गोल्ड सिल्वर के अंदर में चेंजिंग चल रहा है, इस कारण से
गोल्ड एंड सिल्वर इतना भाग रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर में ये एक बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। जैसे सिल्वर में हमें 10% 15% की एक दिन में करेक्शन दिखेगी, वैसी करेक्शन हमें गोल्ड के अंदर नहीं दिखेगी कि एक दिन में 15% गिर जाए या एक हफ्ते के अंदर 20 25 30% टूट जाए। इतना बड़ा करेक्शन विद इन अ वीक गोल्ड के अंदर में, मतलब जो सिचुएशन बना हुआ है अभी, नहीं होगा। लेकिन सिल्वर के अंदर में सोचना है आप पलक झपकोगे और सिल्वर आपको जमीन पे लेटा हुआ मिलेगा, समझ रहे हो। तो यूज केस बढ़ रहा है, सब कुछ सब चीजें हो रही है, उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे चल रहा है। तो इसलिए आप अपना डेफिनेटली, मैं बार बार इस चीज पे जोर दे रहा हूं कि अगर आप ऐड कर रहे हो, ऐड करना ही करना है सिल्वर को, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। गोल्ड है तो सिल्वर को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप रखना चाहते हो सकता है ज्यादा ग्रोथ सिल्वर में आगे चल के, तो डेफिनेटली रख सकते हो, लेकिन एलोकेशन ध्यान में रखना है। बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं दे देना है सिल्वर को, नहीं तो फिर वही कि हमेशा डर बना रहेगा, आज गिर जाए, कल गिर जाए, परसों गिर जाए। 20% है, 10% है, तो 20% मेटल है, उसमें गोल्ड सिल्वर मिला के है, गिर भी जाएगा तो क्या, बहुत बड़ा तो पोर्टफोलियो का हिस्सा वो है नहीं। तो इस चीज को एकदम ध्यान में रखना है। क्वेश्चन हमसे किया गया कमेंट में, ये जो मैंने पीछे वीडियो बनाया था अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू को लेकर, एक कंपनी ने रिसर्च जारी किया था, तो कैसे ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू समझा जाता है मार्केट को, ये वो पूछ रहे हैं। तो देखिए दो तरीकों से इस चीज को देखा जाता है। सबसे पहले अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं, एक स्टॉक महंगा है कि सस्ता है, क्या उसके प्राइस से नहीं देखा जाता, प्राइस से तो आप नहीं देखते हो, उसके प्राइस टू अर्निंग से देखते हो। मतलब जो प्राइस है उसका और वो पैसा कितना कमा पा रही है कंपनी, उसके मुताबिक हम निकालते हैं कि उसका पी रेशियो क्या है। और देन सिंगल पी रेशियो से भी नहीं समझ में आएगा, वो जिस सेक्टर में वो कंपनी काम कर रही है उस सेक्टर का एवरेज पी क्या है, क्लियर है, और उसकी जो पेयर कंपनीज है उनमें कितना कैसा पी है, क्लियर है। अगर एवरेज पी से ज्यादा पी कमांड कर रही है थोड़ा बहुत, तो थोड़ी बहुत ओवर वैल्यू है, और बहुत ज्यादा कमांड कर रही है हाई पी एवरेज पी से, तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू है, और अगर बिलो है तो अंडर वैल्यू है। नॉर्मली स्टॉक्स का पी के थ्रू ऐसे ही वैल्यूएशन, ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू वो देखते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं वो देखते हैं। कंपनी का पी और एवरेज पी के साथ उसको मैच कर लिया। हाँ, इंडेक्स के लेवल पे ऐसा नहीं होता। स्मॉल कैप इंडेक्स का अगर आप पी निकालोगे तो उसको किसके साथ मैनेज करने जाओगे, चेक करने जाओगे कि महंगा है या सस्ता है। तो इंडेक्स के लेवल पे दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं एनालिस्ट। इंडेक्स के लेवल पे लॉन्ग टर्म पी देखा जाता है, तो पिछले 25 सालों का, 20 साल का मान लो एवरेज पी अगर 25 है और करेंटली हमारा मार्केट 35 पे ट्रेड कर रहा है, तो एवरेज पी 25 है और अभी 35 हो रहा है, तो इसको आना पड़ेगा गिर के 25 पे ना, लॉन्ग टर्म को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे कहेंगे कि ओवर वैल्यूड है, और लॉन्ग टर्म 25 है और मार्केट अभी 20 पे ट्रेड कर रही है तो अंडर वैल्यूड है। ऐसे ही लॉन्ग टर्म पी के साथ ये एक्सपेक्टेशन बताते हैं एनालिस्ट। देखिए ये जो चीज है वो सही नहीं इसलिए होती है कि पीछे का लॉन्ग टर्म का एवरेज पी उतना है, आगे का लॉन्ग टर्म का एवरेज पी हो सकता है ज्यादा हो जाए। क्या अभी हमारा मार्केट अगर 30 पे है और लॉन्ग टर्म पीछे का 25 है, अगर अभी से लंबे समय तक 30 पे ही रह जाती है हमारी मार्केट, तो जो लॉन्ग टर्म एवरेज पी है वो ऊपर की तरफ भाग जाएगा। इस कारण से ये जो है वो थोड़ा सा सही नहीं होता है, बट यही तरीका है। स्टॉक लेवल पे कैटेगरी पूरा का एवरेज पी करके देख लेते हैं और इंडेक्स लेवल पे लॉन्ग टर्म पी का देख लेते हैं और उसके मुताबिक निकाल लेते हैं कि कौन सा इंडेक्स महंगा है, कौन सा इंडेक्स सस्ता है, कौन सा स्टॉक महंगा है, कौन सा स्टॉक सस्ता है, वो इसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं।